नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था समास, तो कंप्लीट हो गया है। लेकिन आज हम देखेंगे जो कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास है, इसमें अंतर क्या होता है। क्योंकि जो हमारे उदाहरण दिए गए होते हैं, दोनों में क्या होता है कि समान समान होते हैं, थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो उसे हम पहचानेंगे कैसे कि यहाँ पर कर्मधारय लगाएं या बहुव्रीहि लगाएं। तो वही हम आज इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। अब अंतर कैसे हम समझेंगे, इसको देखते हैं। इन दोनों समास में अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना चाहिए। जो भी हमारा उदाहरण दिया गया हो उसका विग्रह करें और देखें कि जो इसका उदाहरण है विग्रह करने पर आ क्या रहा है, ठीक है। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान, विशेषण को ही उपमान बोलते हैं, ठीक है। तो आप परेशान ना हो कि ये उपमान क्या है, ठीक है। अब विशेषण की परिभाषा क्या है, ये तो सबको पता होगी लगभग, क्योंकि मैंने कल वाली क्लास में आपको बताई है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं हम। सर्वनाम, सॉरी, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो जो उपमान है उसकी भी परिभाषा सेम यही है, ठीक है। तो उपमान और विशेषण एक ही चीज है। आप लोग परेशान ना हो कि उपमान क्या है। इतनी बात आई समझ में कि जो हमारा कर्मधारय समास है उसमें एक पद क्या होता है, विशेषण होता है, और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है, ठीक है। अब विशेष क्या है, तो विशेष वह होता है जिसके द्वारा, मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, जो हमारा संज्ञा सर्वनाम है उसे ही हम विशेष्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं, ठीक है। तो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, हम विशेष्य कहते हैं, ठीक। इतनी बात आई समझ में आपको। तो जो हमारा कर्मधारय समास है उसका एक पद क्या होता है, विशेषण होता है, और बाद दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। तो ये हो गई हमारी कर्मधारय जो समास है, उसमें ये चीजें आपको विग्रह जब करेंगे तो ध्यान रखना है। अब हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमारा दिया गया है नील गगन, ठीक है। नील गगन, ठीक। तो हमारे इसमें क्या बताया गया था कि एक पद विशेषण होगा। तो नील, किसी नीला रंग ही तो है, तो किसी चीज की ये विशेषता बताया गया कि हाँ कमल नीला है या गगन नीला है या कोई फूल है जो नीला है, ठीक है। या किसी व्यक्ति ने नीले कपड़े पहन रखे तो कपड़े की विशेषता हो गई नीला। तो नील हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। गगन, क्योंकि गगन की ही तो विशेषता बताई जा रही है तो क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा हमारा। तो जब हम विग्रह करेंगे नील गगन का, तो नीला है जो गगन, यही तो आएगा, नीला है जो गगन, ठीक है। तो नीला हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया, और गगन क्या हो गया, विशेष्य हो गया। ये हो गया हमारा कर्मधारय समास का। और जब हम विग्रह करेंगे तो ये दो चीजें हमें याद रखनी कि कर्मधारय समास का अगर उदाहरण, मतलब विग्रह करने में अगर आपको दो चीज तो ये याद रखनी है, जो के समान, रूपी, ये सारी चीजें अगर आ रही हैं तो वो कर्मधारय के अंतर्गत ही आएगा। लेकिन कई कई जगह ऐसे हो जाता है कि जो हमारा उदाहरण दिया गया होता है वो बहुव्रीहि में भी आ रहा होता है और कर्मधारय में भी आ रहा होता है। तो उस अवस्था में हम क्या करेंगे भाई, दो चीजें तो साथ में आ रही हैं। तो वहां पर हम प्रधानता किसको देंगे, बहुव्रीहि समास को देंगे। वहां पर हम कर्मधारय समास को प्रधानता नहीं देंगे, ठीक है। तो देखते हैं फिर अगला अगला हमारा है कि अगला हमारा उदाहरण क्या दिया गया है, चरण कमल दिया गया है। क्या दिया गया है, चरण कमल। तो चरण हमारा क्या हो जाएगा, उपमेय। चरण हमारा क्या हो जाएगा, उपमेय, मतलब कि क्या हो जाएगा हमारा, उपमेय किसे कहते हैं, उपमेय विशेष्य को कहते हैं। मतलब विशेष और उपमेय एक ही चीज है। तो यहाँ पर चरण की विशेषता बताई जा रही है कि वो कमल जैसा है, ठीक है। और कमल हमारा विशेषण हो गया, उपमान हो गया। तो ये दोनों इसी प्रकार हमारा किसमें आ जाएगा, ये मतलब हमें क्या याद रखनी कर्मधारय में कि पहला जो होगा वो विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य होगा। ये जो हमारा कर्मधारय समास है उसमें क्या होगा कि एक पद विशेषण और एक पद, दूसरा पद क्या होगा, विशेष्य होगा। ये तो कर्मधारय की बात होगी। अब हम बात कर लेते हैं अपना बहुव्रीहि समास का कि उससे हम कैसे पहचानेंगे और अंतर कैसे कर पाएंगे कि हमारा बहुव्रीहि के अंतर्गत आएगा या कर्मधारय के अंतर्गत आएगा। तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है, जो हमारा बहुव्रीहि समास है इसका जो समस्त पद होता है किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है।
समस्त पद क्या करता है? किसी विशेषण के संज्ञा का कार्य करता है। ठीक है, सॉरी, किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। जैसे चक्रधर, चक्रधर, तो चक्रधर किसे कहते हैं? चक्रधर, जिसने चक्र को धारण किया हो। तो चक्र को धारण करता है जो, क्या कहलाएगा? चक्रधर कहलाएगा। तो भाई ये किसकी विशेषता बताई जा रही है? चक्र कौन धारण किया रहता है? तो हमारे विष्णु भगवान और कृष्ण जी भी धारण करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये किसके अंतर्गत आएगा? बहुव्रीहि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है? बहुव्रीहि में क्या होता है कि जो हमारा अ, समस्त पद होता है, जो भी उदाहरण दिया गया होगा वो किसी संज्ञा का क्या होगा? विशेषण होगा। किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करेगा। जैसे चक्रधर हो गया, नीलकंठ हो गया, लंबोदर हो गया, तो ये किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है ना। इसमें जो बहुव्रीहि समास है हमारा, इसमें जो पहला पद और दूसरा पद होता है, ये दोनों ही हमारे क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं, और दोनों मिलकर किसी तीसरे की प्रधानता को बताते हैं, तीसरे की ओर इशारा करते हैं। तो वही हमारा बहुव्रीहि के अंतर्गत आएगा। तो बहुव्रीहि में क्या था? बहुव्रीहि में क्या होगा कि जो जब हम विग्रह करेंगे, जो हमारा समस्त पद है वो क्या करेगा? समस्त पद ही हमारा क्या होता है? विशेषण होता है। ठीक है, किसी संज्ञा के विशेषण होता है। ठीक, अब उदाहरण देख लेते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, तो भाई है जो आ रहा है तो किसके अंतर्गत आएगा? अब ये तो आ गया कर्मधारय के समास, लेकिन ये बहुव्रीहि में भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि नीलकंठ ये किसी की विशेषता बता रहा है। ये जो शब्द है किसी संज्ञा की विशेषता बता रहा है, मतलब विशेषण है किसी शब्द का या किसी संज्ञा का। ये क्या है? विशेषण है। भाई किस संज्ञा का है? तो भगवान शिव को हम क्या कहते हैं? नीलकंठ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके कंठ में विष जब वो पिए थे, जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो जब विष निकला था, जब उन्होंने उसको पिया था, तो यहाँ उनके कंठ में जमा हो गया था, तो उनका जो गला था वो नीला हो गया था, इसीलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। तो एक उनका पर्यायवाची ये भी हो गया नीलकंठ, तो उनकी विशेषता ही तो है शिव जी की। तो भाई विशेषता है, ये जो हमारा नीलकंठ शब्द है ये विशेषण है। तो किसके अंतर्गत आएगा? बहुव्रीहि के अंतर्गत आए। तो आप सोचेंगे भाई ये तो दोनों चीज़ें समान ही हैं, तो कैसे हम पहचानेंगे? तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब आपके एग्जाम में दो चीज़ें दी गई होंगी, जैसे नीलकंठ ही नीलकंठ ही ले लेते हैं उदाहरण। ठीक, आपके क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से नीलकंठ का नीलकंठ जो है ये किस समास के अंतर्गत आएगा? अब आपके ऑप्शन में बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों दे दिया गया है, तो क्या करेंगे आप? उस टाइम पर आप क्या करेंगे भाई? क्योंकि बहुव्रीहि में भी आ रहा है और कर्मधारय में भी आ रहा है नीलकंठ। तो आप प्रधानता किसको देंगे? बहुव्रीहि समास को प्रधानता देंगे। उस टाइम पर आप क्या करेंगे? कर्मधारय समास पर आप टिक नहीं करेंगे। आपको किस पर टिक करना है? कर्मधारय, सॉरी, बहुव्रीहि समास पर टिक करना है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में आपको? कर्मधारय और बहुव्रीहि अगर दोनों साथ में दिया गया है तो प्रधानता किसको देनी है? बहुव्रीहि को देनी है। अगर यहीं पर बहुव्रीहि ना देकर कर्मधारय ही केवल दिया रहेगा तो आपको किस पर टिक करना है? कर्मधारय पर टिक करना है। ठीक है, लंबोदर, मोटे पेट वाला, तो ये तो कर्मधारय के अंतर्गत आएगा। और लंबोदर बहुव्रीहि के भी अंतर्गत आता है, क्योंकि ये किसकी विशेषता है? ये भगवान गणेश जी की विशेषता है। क्या है? लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान, तो ये बहुव्रीहि के अंतर्गत आएगा। तो ये हो गया हमारा बहुव्रीहि और कर्मधारय समास का अंतर। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर एक बार में ना समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा देख लें और खुद से समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। नहीं नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा और आपको जानना है। संधि और समास में क्या अंतर होता है ये भी देख लेते हैं हम। क्योंकि संधि और समास का जो, अगर हम अर्थ की बात करें तो इनका जो अर्थ है वो दोनों ही समान होता है। इन दोनों का अर्थ मेल होता है। क्या होता है? मेल होता है। तो अर्थ की दृष्टि से यद्यपि दोनों शब्द समान है, अर्थात दोनों का अर्थ मेल ही है। ठीक है, संधि और समास का अगर अर्थ देखें तो दोनों का अर्थ क्या होता है? मेल होता है। लेकिन इसमें जो कुछ भिन्नताएं हैं उन्हें हम देख लेते हैं। संधि वर्णों का मेल है, ध्यान रखना। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि उदाहरण, मतलब परिभाषा दे दी जाती है कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं?
अगर आप यहाँ पर ध्यान नहीं दिए रहेंगे तो भाई क्या लगा देंगे, समास लगा देंगे, क्योंकि इसमें भी तो मेल हो रहा है दो वर्णों का। नहीं, यहाँ समास में क्या होता है, समास में दो शब्दों का मेल होता है, ना कि दो वर्णों का। संधि में क्या होता है, संधि में दो वर्णों का मेल होता है और समास में दो शब्दों का मेल होता है। मेल तो दोनों में होता है, लेकिन समास में शब्दों का, संधि में वर्णों का। ठीक है, संधि में वर्णों के योग से परिवर्तन भी होता है, जबकि समास में ऐसा नहीं होता। समास में भाई जब शब्दों का मेल हो रहा है तो वहां वर्णों के मेल होने से क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा। समास में बहुत से पदों के बीच के कारक चिन्हों का अथवा समुच्चय बोधकों का लोप हो जाता है। जैसे विद्या धन आलय, विद्यालय हो जाएगा, ये हमारे संधि के अंतर्गत आएगा। अब कौन सी संधि है, हम तो संधि पढ़ चुके हैं, तो किस संधि का ये उदाहरण है, तो दीर्घ स्वर संधि का ये उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ आ की मात्रा आ रही है। ठीक है, यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है दीर्घ आ, और दीर्घ आ को मिलाकर बन रहा है दीर्घ आ। तो आ ई उ किस के अंतर्गत आएगा, दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। राजा का पुत्र राजपुत्र, अब यहाँ पर जो कारक चिन्ह का लगा हुआ है इसका हो गया लोप, तो किसके अंतर्गत आएगा, ये समास के अंतर्गत आएगा। और यहाँ दो वर्णों का मेल हो रहा है तो हमारा संधि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला हमारा है, क्या है कि अगला कह रहा है कि संधि के तोड़ने को क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं, जबकि समास के पदों को अलग अलग करने को क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अंतर है हमारे संधि और समास में। संधि और समास में हमने अंतर देखा, कर्मधारय और बहुव्रीहि में हमने अंतर देखा। अब एक अंतर और है हमारा द्विगु और बहुव्रीहि समास में, क्योंकि चतुर्भुज दशानन, तो भाई द्विगु समास में भी क्या होता है, द्विगु समास में भी ये बताया जाता है आपको ना कि यहाँ पहला जो शब्द होगा वो क्या होगा, संख्यावाची होगा। तो इसमें भी तो संख्यावाची आ रहा है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कैसे क्या होगा। अंतर हमारा किसमें है, द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर यहाँ पर हमें बताना है। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, क्या होता है, द्विगु समास का जो पहला पद होता है ये संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। अब हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, चार भुजाओं का समूह, तो किसके अंतर्गत आएगा, द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ समूह शब्द आ रहा है, यहाँ पर किसी की विशेषता नहीं बताई जा रही है। अगर हम विग्रह कर रहे हैं चतुर्भुज की, और विग्रह में आपको इस प्रकार दिया गया है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका क्या हो रहा है कि आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें अगर आ रहा है कर्म द्विगु और बहुव्रीहि दोनों है, तो आपको प्रधानता बहुव्रीहि को ही देनी है। ठीक है, चाहे वो कर्मधारय और बहुव्रीहि हो या द्विगु और बहुव्रीहि हो, तो आपको प्रधानता किसको देनी है, बहुव्रीहि को ही देनी है, क्योंकि हमारा जो एग्जामिनर है वो भी उसी को प्रधानता देता है, मतलब सही वही माना जाता है। तो भाई हम वही कह रहे हैं, क्योंकि गलत ना हो जिससे हमारे जो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसी प्रकार है पंचवटी, पांच वटों का समाहार। तो आपको मैंने कल ही बताया था कि जो द्विगु समास होता है उसमें समूह या समाहार शब्द का प्रयोग होता है जब हम विग्रह करते हैं, क्योंकि भाई कोई चीज समूह में है, मतलब कई चीजें हैं अगर साथ में, तो भाई समूह ही तो हुआ। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, समूह या समाहार बोल देंगे। तो पंचवटी, पांच वटों का समाहार, ये द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। पंचवटी पांच वटों से घिरा एक निश्चित स्थल, अर्थात दंडकारण्य में स्थित, मतलब दंडकारण्य होता है जंगल, वह स्थान जहाँ वनवासी राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ निवास किया। तो ये आएगा वव्रीहि, क्योंकि ये किसी एक संज्ञा वन की विशेषता बता रहा है ना, क्या, पंचवटी, पांच वटों का समूह। ठीक है,
दस आनन, 10 आननों का समूह मतलब 10 मुखों का आनन मतलब मुख होता है, तो 10 मुखों का समूह किसके पास 10 मुख थे? तो रावण के पास थे। तो हो गया हमारा ये हो गया तो भाई द्विगु समास के अंतर्गत आएगा यहाँ अंतर्गत आएगा क्योंकि यहाँ समूह का प्रयोग किया गया है। लेकिन अगर यहीं पर हम कहें 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, तो ये बहुव्रीहि के अंतर्गत आएगा। तो आशा करती हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आएँगी तो और कल वाली जो हमारी टॉपिक रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे संज्ञा। ठीक है? संज्ञा के भेद वगैरह ये सारी चीज़ें हम अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और अपने दोस्तों जो भी पढ़ रहे हो बच्चे, पढ़ने के इच्छुक हों उनके पास भेज दीजिए, मतलब शेयर कर दीजिए। अगर उन्हें वीडियो अच्छी लगेगी तो वो भी सब्सक्राइब कर लेंगे और जुड़ जाएंगे हमसे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।